Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and in this particular video we are covering legal reasoning questions from Law of Contract, and I will be telling you that how you have to approach such questions and how you have to apply principle upon facts. Apart from this, if you want to enroll yourself in paid live and recorded lectures for Law and Polity, the fee for each batch is 1500, and if you are going for Law and Polity combined batch, in that particular batch you will be provided with free mock test as well. So you can collect all the relevant information from the contact number which is being provided on the screen. After the live lectures, you will be provided with the recorded lectures as well, which will stay with you till your entrance examination. So पहला सवाल है दोस्तों, with regard to uncertainty, कि अगर एग्रीमेंट्स का मीनिंग अनसर्टेन होता है तो उन एग्रीमेंट्स को वॉइड माना जाता है. सो द फैक्ट्स आर, a horse was bought for a certain price coupled with a promise to give 500 more if the horse proved lucky. So एक प्रॉमिस किया गया, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें प्रॉमिस किया गया कि मैं आपको 500 रुपये और ज़्यादा दूंगा अगर ये हॉर्स लकी प्रूव हो जाता है. सो ये काफ़ी ज़्यादा डाइसी है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है कि किस सेंस में हॉर्स लकी प्रूव होना चाहिए और हॉर्स लकी प्रूव हुआ नहीं हुआ कौन ये डिसाइड करेगा. तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइसी है, काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है ये डिसाइड करना कि हॉर्स लकी हुआ या नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऐसे एग्रीमेंट्स को अनसर्टेनिटी की वजह से वॉइड माना जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉट दिस ऑप्शन. द आंसर इज द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी because it is very difficult to determine what luck is bad or good. The next question is कि बीसीसीआई ने दोस्तों डिसाइड किया था कि हम आईपीएल टीम्स की ऑक्शन करेंगे, जैसे कि इस साल गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स नई टीम ऑक्शन के जरिए बेची गई हैं. तो वैसे ही बीसीसीआई ने डिसाइड किया बाकी टीम्स को बेचने के लिए, और उसमें 12 बिडर्स थे, 12 लोग थे जो बोली लगाने वाले थे, और इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम कम से कम बोली लगाएंगे, कम से कम, जिससे कि जो टीम्स है वो मिनिमल प्राइस में सबको मिल जाए. सो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट होगा इनके बीच में. तो दोस्तों ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है प्राइस को कम से कम रखना, और इसके वजह से होगा क्या, बीसीसीआई को लॉस होगा. सो इट इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. तो वैसे ही जैसे अगर कोई बैंक किसी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करना चाह रहा है और सारे बिडर्स ये डिसाइड कर ले कि भाई कम से कम सस्ते में सस्ते प्रॉपर्टी बिके तो हम कम से कम बोली लगाएंगे, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट होगा बैंक को लॉस पहुंचाने का. तो समझ रहे हैं ना आप मेरी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है. अच्छे बच्चों की तरह ऐसे समझते जाओ, ऐसे समझते जाओगे तो आगे पेपर क्लियर कर जाओगे, पेपर क्लियर कर जाओगे तो मेरे तक मिठाई पहुंचा दोगे, ठीक है. सो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू कॉज लॉस टू बीसीसीआई. अगला सवाल है दोस्तों, दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, श्याम और गगन. श्याम ने गगन को बोला कि मैं आपको पर एनम 1000 रुपये प्रीमियम दूंगा, और गगन ने बोला ठीक है, इसके बदले मैं क्या दूंगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है और उससे कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, ठीक है. कोई लॉस हो जाता है तो उसके पैसे मैं बियर करूंगा, ठीक है. सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि काफी बात अनसर्टेन थी कि आगे जाके आग लगेगी या नहीं लगेगी. तो दोस्तों पर ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई बेटिंग थोड़ी हुई है, यहाँ पे बेट नहीं लगाई गई है कि अगर आग लगी तो तू मेरे को इतने पैसे देगा, अगर आग नहीं लगी तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा. जी वैसा एग्रीमेंट नहीं है, कोई बेटिंग नहीं लगाई गई है किसी टीम के ऊपर. ये तो एक तरीके का वैसा एग्रीमेंट है जैसे अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आपने इंश्योरेंस लिया अपनी दुकान का, और दुकान का जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है आपको इतना प्रीमियम देना है हर साल, हम आपको पर ये सिक्योरिटी दे रहे हैं कि आपका जितना भी माल रखा होगा दुकान में, कोई आग वाग लग जाती है तो उसके पैसे हम चुकाएंगे, ठीक है. सो वैसा ही ये सिमिलर एग्रीमेंट है. सो दिस इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट, दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with regard to uncertainty again. So there was पुष्कर नाम का एक लड़का था, he was a dealer in oils. वो ऑयल्स बेचता था, और कौन सा ऑयल बेचता था, खाली कोकोनट ऑयल, ठीक है. वहीं दूसरी तरफ था सुरेश. सुरेश एक ऑर्डर प्लेस करता है पुष्कर के पास कि आप मुझे 1000 टन तेल भेज दो 1 लाख रुपए के लिए, और पुष्कर उसको एक्सेप्ट कर लेता है. तो आपसे सवाल पूछ रहे क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट है या एक वॉइड एग्रीमेंट है.
तो दोस्तों पुष्कर खाली कोकोनट ऑयल में डील कर रहा था। अगर केस ऐसा होता कि पुष्कर बहुत तरीके के n नंबर ऑफ ऑयल्स में डील करता था, तो आप अनसर्टेनिटी के दायरे में इसको ला सकते थे, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा है ना सुरेश ने जो ऑर्डर दिया वो किस तेल के लिए दिया है। पर अभी इस केस में हमें बताया गया कि पुष्कर खाली कोकोनट ऑयल ही बेचता था, तो ये तो काफी सर्टेन था कि जो ऑर्डर लगाया गया होगा सुरेश के थ्रू वो भी कोकोनट ऑयल के लिए लगाया गया। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। पर अगर सिचुएशन दूसरी होती जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो कोकोनट ऑयल में नहीं बहुत सारे ऑयल्स में डील करता था, तो हमें पता ही नहीं लगता कि ऑर्डर जो लगाए गए कि वो किस तेल के लिए लगाए गए। सो पर इस केस में दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। The next question is every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void। तो आप जानते हैं कि void agreement में restraint of marriage भी आता है। अगर आप किसी आदमी के शादी करने पे रोक लगाते हैं, restraint लगाते हैं, ठीक है, बेचारा बच्चा था, मेजर हो चुका है, बहुत अरमान थे शादी करने के, पर आपने रोक लगा दी, ठीक है, कोई एग्रीमेंट ऐसा कर लिया कि उसके थ्रू रोक लगा दी, तो वो void माना जाता है। उसके अरमान आप ऐसे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए वाला नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर ये केस क्या है, ये थोड़ा अलग है। इस केस में क्या है, एक आदमी था फरदीन खान, ठीक है, फरदीन खान नाम का एक आदमी था, उसकी 2 विडोज थी, वाइफ 1 थी और वाइफ 2। फरदीन खान की डेथ हो चुकी थी। एक का नाम था सुल्ताना, दूसरे का नाम था रजिया। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि इन लोगों को आधा आधा हिस्सा मिला था फरदीन खान की प्रॉपर्टी का। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि अगर हम में से कोई फिर से शादी कर लेता है, रीमैरी मतलब रीमैरिज कर लेता है फिर से किसी और के साथ, तो जो ये पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फरदीन खान से हमें मिला है वो उस इंसान का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में आया? इस वीडियो को आप यहीं पॉज कर दें, अपने आप से पहले सवाल सोचें कि क्या ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में काउंट होगा या नहीं होगा। मैंने अपनी जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ाया था, पर अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप पॉज कर दीजिए और खुद से पूछिए कि इस सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं लगाया गया है शादी के ऊपर। यहाँ पे बस ये बोला गया है कि अगर हम में से कोई फिर से किसी और से शादी कर लेगा तो वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है आधा, वो उसका खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पे ये नहीं बोला गया है या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था फरदीन खान या किसी उनकी वाइफ के बीच में कि तुम मेरे जाने के बाद किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हो, वो वॉइड हो जाता, वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में आ जाता। पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं, यहाँ पे बस बोला गया कि आप शादी कर लो, पर अगर आपने शादी की तो आपका जो हिस्सा आपको मिला है फरदीन खान की प्रॉपर्टी का वो खत्म हो जाएगा। सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। दिस इज ऑप्शन बी, इट इज नॉट void, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। The next question is with regard to consideration in which consideration was paid through a check. So A took a toothpaste, A गया दुकान पे और वहां से टूथपेस्ट उठाया और उसको लेके गया कैश काउंटर पे, ठीक है, और कैश काउंटर वाले ने वो बना दिया, क्या बोलते हैं, जो बिल बनता है वो बना दिया, और ए ने उस अमाउंट को चेक के थ्रू पे कर दिया। कितना अमाउंट था? 20 रुपए का। तो आपसे सवाल पूछ रहे क्या ये एक वैलिड एग्रीमेंट है? पर आपके मन में कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि क्या 20 रुपए को भी चेक के थ्रू चुकाया जा सकता है? तो क्यों नहीं चुकाया जा सकता? जैसे कैश होता है वैसे चेक होता है ना। आप पैसे कैश के थ्रू चुकाओ या चेक के थ्रू चुकाओ, आप यूपीआई करके दो, बैंक में ट्रांसफर दो, डेबिट कार्ड के थ्रू दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बात यह है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन आपने पे की हो। तो यहाँ पे कंसिडरेशन 20 रुपए की दी गई है चेक के माध्यम से, बस ये दिक्कत की बात आएगी कुछ लोगों के दिमाग में। पर इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये देखना है कि क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट था, क्या ऑफर एक्सेप्टेंस था, क्या कंसिडरेशन दोनों को मिल गई। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, तो एक वैलिड एग्रीमेंट हुआ है। तो इस केस में भी ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। और याद रखिएगा टूथपेस्ट जब ए लेके गया कैश काउंटर पे तो ए ने ऑफर दिया है, ठीक है, ए को ऑफर नहीं मिला है, ए ने ऑफर दिया। तो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस सीरीज को मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू सो मच।